Welcome everyone. In today's video we are going to start a new chapter that is trigonometric functions. ठीक है, ये आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 है. चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस मैं बाद में स्टार्ट करूँगा बिकॉज वो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर जैसा हो जाएगा आप लोगों के लिए. इसलिए मैंने सोचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो ये मैं शुरू करके आपको देता हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में क्या क्या है ये समझ लेते हैं. इस चैप्टर में हमें एंगल के बारे में पढ़ना है. एंगल का डिग्री मेजर क्या होता है, ठीक है. इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. उनके वैल्यूज़ कैसे निकालने होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है. तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को. तो सबसे पहले हमें एंगल के बारे में पढ़ना होगा. भाई एंगल क्या होता है ना, व्हाट इज़ एन एंगल. ओके, तो एंगल क्या है ये हमें पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा ना. हाँ, व्हाट इज़ एन एंगल. तो एंगल यू कैन से जब हम एक रे लेते हैं. सपोज़ हमारे पास एक रे है कुछ ऐसा, ठीक है, लाइक दिस. ओके, अब जब मैं इसी रे को, ठीक है, ये हमारा रे है, जब मैं इसी रे को थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ पर लाता हूँ या फिर यहाँ लाता हूँ या फिर यहाँ लाता हूँ या फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, ऐसे इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है. घड़ी जैसे घूमता है वैसा क्लॉकवाइज, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जो कि ऐसा है, ठीक है. अब जब हमने इसी रे को, ठीक है, सेम रे है, सेम रे को मैंने क्या किया, उठाकर रोटेट किया यहाँ तक, ठीक है. तो रोटेट करने के बाद जितना यू कैन से एंगल हमने कवर किया, सॉरी एंगल नहीं कहूँगा, यू कैन से जितना पार्ट हमने कवर किया है उसी को हम कहते हैं एंगल. मतलब मैंने यहाँ से मैं यहाँ तक गया, ठीक है, इसको एरो से दिखाया जाता है कुछ ऐसे, ठीक है, लाइक दिस. रुको रुको थोड़ा वेट, लाइक दिस. ओके, अच्छा एक और बात मैं बताना भूल गया, ठीक है, इसको कहा जाता है इनिशियल साइड. जो पहला वाला साइड है, मतलब एकदम फर्स्ट जो साइड हमने बनाया था, इसको हम कहते हैं इनिशियल, पहला वाला साइड. और रोटेट करने के बाद जो साइड हमें मिला उसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है, उसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड. ओके, अच्छा, इसके बाद हमने जब से एंगल के बारे में हमें जानने को मिला तब से हमें देखा कि एंगल्स हम पॉजिटिव वैल्यू को ही ज़्यादा लेते थे, है ना. पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ ही हम मैथमेटिक्स से कैलकुलेशन करते थे. लेकिन इस चैप्टर में हमें पता चलेगा कि एंगल नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे कि अगर मैं सेम रे को, ठीक है, मैंने सेम रे को, ये हमारा रे है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, अभी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया ऐसे, ठीक है. तो मैं इसी रे को यहाँ तक मैंने रोटेट किया, ठीक है. करने के बाद ये दिखने में कुछ ऐसा होगा, देखो एरो इस तरफ होगा, ठीक है. तो सपोज़ मान लेते हैं कि ये जो एंगल मैंने बनाया था ये मान लेता हूँ मैं कुछ 60 डिग्री है. आई नो इतना ज़्यादा होगा नहीं, मे बी 45 डिग्री मान लेता हूँ इसको, ठीक है, 45 डिग्री से, ठीक है. तो जब हमने क्लॉकवाइज घुमाया, सॉरी, जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ऐसे, इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तब जो एंगल हमें मिलेगा वो हमें पॉजिटिव में मिलेगा. लेकिन जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, तब सेम एंगल बनेगा लेकिन उसका नेगेटिव वर्शन हमें देखने को मिलेगा, मतलब -45 डिग्रीज जो है यहाँ पर बन जाएगा. तो यहाँ से हमें एक बात पता चल गया है कि अगर हम एक रे को, मतलब इनिशियल साइड को, अगर हम इनिशियल साइड को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव वैल्यू का होगा. लेकिन अगर हम इनिशियल साइड को ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगा एंगल का. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं एंगल को रोटेट करता हूँ तो मुझे एंगल का पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर वही मैं क्लॉकवाइज करता हूँ तो एंगल का मुझे नेगेटिव वैल्यू देखने को मिल जाता है। अब याद कैसे रखें? तो एंटी क्लॉकवाइज में एंटी में एन वाला साउंड आ रहा है, एन से नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो इस वर्ड में ऑलरेडी नेगेटिव है, मतलब ऑलरेडी एन है, तो यहाँ पर और नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। और क्लॉकवाइज में कोई भी एन साउंड नहीं है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है भाई। ऐसे आपको इसको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और फिर देखो सी, अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और आगे बढ़ते हैं। अब इन एंगल्स को मेजर करने का हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। कितने सिस्टम्स हैं भाई? हमारे पास सिस्टम्स हैं, 3 सिस्टम्स हैं। ओके, वी हैव गॉट 3 सिस्टम्स। ओके, हमारे पास 3 सिस्टम है। क्या क्या है वो हमें भी डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। तो अब हम सिस्टम ऑफ एंगल्स लिख देते हैं। अच्छा, सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल लिख देता हूँ। सिस्टम ऑफ मेजरिंग एन एंगल। एक एंगल को मेजर करने के भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं। जैसे कि हमने डिग्रीज़ पढ़ा है, डिग्रीज़ भी एक यूनिट है, ठीक है, एंगल का। वैसे ही हम इस चैप्टर में एक न्यू यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो कि है रेडियन। क्या है? रेडियन है। तो मैं आपको बताता हूँ कितने सिस्टम्स हैं। पहला, तो पहला सिस्टम है इंग्लिश सिस्टम या फिर सेक्साडेसिमल सिस्टम। ओके, देन वी गॉट सेंटिसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम। सेंटिसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम। ओके ओके, फिर हमारे पास आया सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, राइट। ओके, तो इंग्लिश सिस्टम में हम एंगल को कौन से यूनिट की मदद से डिनोट करते हैं? आपको पता ही होगा बखूबी, डिग्री, ठीक है, यूनिट है डिग्रीज। ओके, सेंटिसिमल या फिर फ्रेंच सिस्टम को हम नहीं पढ़ने वाले चैप्टर में, हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर सिस्टम को। और सर्कुलर सिस्टम में एंगल को कौन से यूनिट से डिनोट किया जाता है? इसका नाम है रेडियन। क्या नाम है? रेडियन। यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रेडियन के बारे में, ठीक है। ये एक नया टॉपिक है, रेडियन। तो अब रेडियन की बात आ ही गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन का मतलब क्या है, ठीक है। 1 रेडियन का क्या मतलब है? ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो आवर डिस्कशन विल बी नाउ, व्हाट इज़ ए रेडियन। ठीक है, इसके लिए हमें इसको डायग्राम से समझना पड़ेगा। क्या है ये टॉपिक? समझाता हूँ, देखो। ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है अपने पास, कुछ ऐसा। सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, एक सेक्टर मैंने ड्रॉ किया। सेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमें पता है कि
ये और ये हमारे रेडियस होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ये हमारा सेंटर होता है, ये हमारा रेडियस, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ। तो रेडियन कब होता है, देखो जब हमारा जो आर्क है, ठीक है, सेक्टर इज़ बाउंडेड बाय 2 रेडियस एंड 1 आर्क। तो ये जो आर्क है, अगर इस आर्क का लेंथ भी रेडियस के बराबर आ जाता है, मतलब आर के बराबर आ जाता है, तब ये आर्क सेंटर के साथ जितना एंगल बनाएगा उसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। समझ में आया? फिर से रिकैप करके दिखाता हूँ। देखो, अगर मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है, सेक्टर ड्रॉ किया, और सेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो आर्क हमें मिला, ये है हमारा माइनर आर्क, ये है हमारा माइनर आर्क ए बी। ठीक है, माइनर आर्क ए बी। अब अगर इसका लेंथ, आर्क का लेंथ मतलब एल, जिसे हम डिनोट करते हैं एल से, अगर इसका लेंथ भी आर के बराबर आ जाता है, तब यही आर्क, ठीक है, यही ए बी आर्क, ए बी माइनर आर्क सेंटर के साथ जितना एंगल सबटेंड करेगा उसी एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन, जिसको 1 के पावर में सी भी लिखा जाता है। ठीक है, ये पावर में लिखा जाता है, लेकिन हम कहते नहीं कि पावर में है। ठीक है, इसको 1c कहा जाता है। ठीक है, आप ये मत कहना कि 1 टू द पावर c। ठीक है, इसको लिखा जाता है पावर के जगह पर। ठीक है, लेकिन ये पावर में नहीं है। ओके, ये पावर नहीं है। ओके, अच्छा, तो अब लिखता हूँ मैं, ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये होगा आपका 1 रेडियन। ठीक है, 1 के पावर में c। ओके, 1 रेडियन डन है। अब यहाँ से हमें इसका डेफिनेशन मिल जाता है कि 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है। 1 रेडियन मतलब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सेड टू बी 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कब कहूँगा, जब एक आर्क सेंटर में जो एंगल बनाता है, ठीक है, उसको मैं 1 रेडियन कहूँगा। लेकिन कब कहूँगा, जब उस आर्क का जो लेंथ है, लंबाई है, वो रेडियस के बराबर है सर्कल का, तब मैं कहूँगा कि वो 1 रेडियन के बराबर का एंगल सबटेंड कर रहा है, बना रहा है सेंटर के साथ। तो यहाँ पर मेरा डेफिनेशन बन जाता है 1 रेडियन का। 1 रेडियन, या फिर इसको 1c भी लिखा जाता है, इज़ द measure of an angle subtended at the center होगा। ठीक है, सेंटर लिखना ज़रूरी है। subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। समझ में आया? तो 1 रेडियन का मतलब हो गया ये। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, क्या इनमें कुछ रिलेशन है? जैसे हम फिज़िक्स में पढ़ते थे कि जूल और तुम्हारे, यू कैन से, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, मैं बोल रहा था कि जूल और किलोवाट आवर में एक रिलेशन होता है। ठीक है ना, वैसा ही रिलेशन डिग्री और रेडियन में भी होता है। ठीक है, तो वो रिलेशन क्या है, इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। फिर चलिए इसको लेट्स गो। ओके, तो शुरू करते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड
रेडियन। डिग्री और रेडियन के बीच में क्या रिलेशन है, आइए बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझो कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, मेरे पास एक सर्कल है, ओके। अब मैंने एक सेक्टर ड्रॉ किया, ओके, डन है गुरु। चलिए, ये अपना सेंटर ओ है, ठीक है, ये रेडियस होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, ये रेडियस आर है, ये आर है, और आर्क जो बना है, ठीक है, आर्क ए बी, इसका लेंथ भी आर है। तब मैं क्या कहता हूँ कि जो एंगल सबटेंड करेगा ये आर्क, वो 1 रेडियन के बराबर होगा, 1c के बराबर होगा। सिमिलर केस में, ठीक है, सिमिलर केस में मैं इसे कॉपी करता हूँ, देखो, सिमिलर केस में अब मान लेते हैं कि ये जो आर्क का लेंथ है वो 2r हो गया, ठीक है, मानते हैं कि आर्क का जो लेंथ है वो डबल हो गया, तो जो एंगल वो सबटेंड करेगा सेंटर के साथ वो भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 रेडियन हो जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है, समझ में आएगा, देखो धीरे धीरे, क्योंकि न्यू चैप्टर है, ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपने किया था लेकिन उसका थोड़ा हाई लेवल वर्जन है ये, ठीक है, थोड़ा हाई लेवल है ये जो आपको करना है अभी, ठीक है। तो देखो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अभी सपोज़ मानते हैं कि मैंने इसको अभी ट्रिपल कर दिया, तो मान लेते हैं मैंने आर्क के लेंथ को ट्रिपल कर दिया, 3r कर दिया, तब क्या होगा, तब आंसर होगा कि जो एंगल सबटेंड करेगा ये आर्क एट द सेंटर विल बी 3 रेडियन, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ऐसे ही करते 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 अगर मैं ऐसा कहूँ, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मान लेते हैं कि अभी जो रेडियस है उसका वैल्यू कुछ अल्फ़ा आर है या फिर कुछ बीटा आर है, ठीक है, कुछ अल्फ़ा आर है, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना सबटेंड होगा, इसका उत्तर होगा अल्फ़ा रेडियन। समझ में आया, समझ में आया क्या, बताओ। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल जो बनेगा वो होगा अल्फ़ा रेडियन, ठीक है, अल्फ़ा रेडियन, ओके। तो अब मैंने क्या किया, अब थोड़ा सा मैंने डिफरेंट केस लिया, कैसा, देखो, तो सपोज़ मैंने अभी थोड़ा सा डायामीटर को लिया, ठीक है, ठीक है, अगर मैं डायामीटर को लेता हूँ तब भी मेरा सेक्टर ही है ये, है ना, तब भी ये मेरा सेक्टर ही है, बिकॉज सेक्टर का मतलब ही होगा कि रेडियस से बाउंडेड होगा और एक आर्क से भी बाउंडेड होगा, ठीक है, इसके दोनों तरफ रेडियस होंगे और एक साइड इसका आर्क होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये अपना सेंटर ओ है, ये ए बी है, ठीक है। हमारा आर्क कौन सा है, हमारा आर्क है अभी ये वाला पार्ट, दिस इज़ आवर आर्क लेंथ ए बी, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं सेमी आर्क, ठीक है, सेमी आर्क क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सेमी सर्कल है, ठीक है, इसलिए इसको सेमी आर्क भी कहीं कहीं, मतलब कहीं कहीं बुक्स में मैंने देखा है सेमी आर्क भी लिखा होता है, तो आप सेमी आर्क भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मज़ा आ गया। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मैं इसका लेंथ निकाल लूँ, इस आर्क का लेंथ निकाल लूँ, तो मैं इसको बता सकता हूँ, मैं ये बता सकता हूँ कि ये सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा, कितना रेडियन का एंगल बनाएगा, सही बात है। अब निकालूंगा कैसे भाई, इसका आर्क का लेंथ कैसे निकालूंगा, ज़रा सोचो, हमने पढ़ा था पूरे सर्कल का जो सरकमफरेंस होता है वो कितना होता है, 2πr, सही बात है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सेमी सर्कल का जो यू कैन से सेमी सर्कल का जो सरकमफरेंस है वो कितना होगा, सेमी सर्कल मतलब क्या, हाफ से डिवाइड, मतलब πr, तो इस वाले आर्क का जो लेंथ है वो πr के बराबर है, ठीक है, तो बाकी ये भी πr के बराबर मिलकर 2πr, टोटल 2πr, और सेमी सर्कल का πr। तो आर्क का लेंथ तो पता चल गया है कि πr है, ठीक है, आर्क का जो लेंथ है वो तो पता चल गया है कि πr है। तो आर्क का लेंथ पता चल गया है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये सेंटर के साथ कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो ये हो गया आपका πr, ठीक है। तो जो सेंटर के साथ ये एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा, पाई रेडियन, क्या करेगा, पाई रेडियन सबटेंड करेगा, ये क्लियर बात है, हाँ। लेकिन हमें ये भी पता है कि
ये जो एंगल है ये तो 180 डिग्री है। कैसे? बिकॉज ए बी इज डायमीटर विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन, विच इज़ ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी से वी कैन से कि ये एंगल 180 है। लेकिन भाई साहब ये एंगल तो पाई रेडियन है। इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन बन जाता है कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। समझ में आया कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर है। मतलब रेडियन और डिग्री के बीच में क्या रिलेशन है कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्रीज है। समझ में आया? मज़ा आ रहा है कि बताओ? समझ में आया कि नहीं बताओ? सिंपल तरीके से समझा दिया है। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है समझाने का। ओके, कि पाई और 180 के बीच में, सॉरी पाई नहीं, रेडियन, ठीक है, जिसको कभी कभी पाई भी लिखा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो घबराना मत कि पाई दिख गया तो रेडियन है, तो कोई बात नहीं, रेडियन भी माना जाता है उसको कभी कभी। ठीक है, अच्छा, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, हाँ, तो हमें रिलेशन मिल गया है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा डिग्री मेजर क्या होता है वो बात कर लेते हैं। वो मैंने बात अभी तक किया नहीं है, तो डिग्री मेजर क्या होता है वो देख लेते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ डिग्री मेजर, ये देखते हैं। डिग्री मेजर का मतलब होता है, अच्छा, डिग्री मेजर समझने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड होता है। जब तुम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हो, जब तुम एक पूरा चक्कर लगा कर आते हो, तो तुम कितना एंगल कवर कर रहे होते हो। इसका आंसर है 360 डिग्रीज। कैसे? ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद है, कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर को डिनोट, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकाला था पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ये कैसे आया था? तो हमने बताया था कि मान लेते हैं हमने एक सेक्टर लिया कुछ ऐसा, ये हमारा एक सेक्टर है, इसका एंगल मैंने सबसे पहले 30 डिग्री लिया, फिर मैंने 30 से इसको बढ़ाकर 60 कर लिया, फिर 60 से बढ़ाकर मैंने इसको 90 कर लिया। ठीक है, फिर 90 से बढ़ाकर मैंने इसको 120 कर लिया। ठीक है, 120 कर लिया इसको एंगल को, फिर 120 से इसको बढ़ाकर मैंने कर लिया इसको 180। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा एंगल बढ़ रहा था मेरा सेक्टर उतना ही बड़ा होता जा रहा था। फिर मैंने इसको 180 से कर लिया सपोज़ 200 डिग्रीज, फिर 270 कर लिया इसको। ठीक है, 270 कर लिया। ठीक है, तो 270 मतलब यहाँ पर आएगा, ये मेरा 270 है। फिर 270 से मैंने क्या किया, इसको और बढ़ाया, इतना तक बढ़ाया, तो सपोज़ ये 300 है। ठीक है, तो जब मैंने इसको 360 किया, जब मैंने एंगल को 360 किया, तो मैंने देखा कि भाई मेरा तो पूरा सर्कल ही बन गया, मेरा तो भाई पूरा सर्कल ही बन गया। मतलब जब मैंने 360 डिग्री एंगल को कवर किया तो मेरा पूरा एक सर्कल बन गया। ठीक है, और सर्कल को हम क्या कहते हैं, सर्कल को हम कह सकते हैं कि सर्कमफरेंस कह सकते हैं इसको, सर्कल के लेंथ को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री घूमने पर मैंने सर्कमफरेंस के बराबर का लेंथ कवर किया। और हमें पता है कि सर्कमफरेंस जो है, ठीक है, सर्कमफरेंस का जो लेंथ है वो 1 रेवोल्यूशन के बराबर भी होता है। ठीक है, 1 रेवोल्यूशन के बराबर भी होता है। मतलब जब भी एक व्हील है, सपोज ये हमारा व्हील है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जब भी एक व्हील घूमता है वो ऐसे घूमेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक है, घूमने के बाद जब वो ए पॉइंट से स्टार्ट करके वापस से घूम के वापस से ए पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो सर्कल के सर्कमफरेंस मतलब 2 पाई आर के बराबर का होगा। ठीक है, मतलब वी कैन ऑल्सो से कि 1 रेवोल्यूशन, एक पूरा यू कैन से चक्कर ये लगाकर आया, तो 360 डिग्री घूमने पर पूरा का पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है। ये समझना पड़ेगा, आपको समझने की ज़रूरत है ये। ठीक है,
तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि सपोज़ मैंने एक रे लिया, ठीक है, मैंने एक रे लिया लाइक दिस। अब इसी रे को अगर मैं इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर वापस से सेम इसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाऊं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वन कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तब भी एक ही बात है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तब भी एक ही बात है, ठीक है भाई। तो अब बात हो रहा है कि डिग्री मेजर कब कहेंगे। डिग्री मेजर कब होगा, जब मैं एक किसी भी रे को उसके इनिशियल साइड से रोटेट करके, क्या कर रहा हूँ, इनिशियल साइड से रोटेट करके एक टर्मिनल साइड तक जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखो इनिशियल साइड था ये, मैंने रोटेट किया, करने के बाद मैं चला गया टर्मिनल साइड में, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल साइड बन गया, ठीक है। दिस इज आवर टी साइड मीन टर्मिनल साइड, ये हमारा टर्मिनल साइड है, ये हमारा इनिशियल साइड है, ठीक है। तो जितना मैंने रोटेशन किया है और करने के बाद मैंने ये देखा कि एक रेवोल्यूशन का जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो एक रेवोल्यूशन का मैंने 1/360 पार्ट कवर अप किया है ऑफ ए रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, समझाता हूँ। देखो, अगर मैंने इनिशियल साइड से रे को रोटेट करके टर्मिनल साइड तक लेकर गया और इसको करने में, ठीक है, मैंने मान लिया कि मैंने रेवोल्यूशन जो होता है उसका 1/360 पार्ट मैंने कंप्लीट किया, मतलब कवर किया। तो मुझे बताओ भाई रेवोल्यूशन में कितना एंगल होता है। तो अभी मैं बोला कि रेवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल होता है। 360 में से मैंने कितना किया, मैंने इसका 1/360 पार्ट किया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि मैंने 1/360 ऑफ ए कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब 360 कंप्लीट किया। ऑफ मतलब इनटू, कैंसिल हो गया, 1 डिग्री हो गया इसका आंसर। मतलब मैंने 1 डिग्री एंगल कंप्लीट किया, कवर किया, ठीक है। यहाँ से बन जाता है 1 डिग्री एंगल का डेफिनेशन। तो लिखता हूँ, देखो 1 डिग्री कब कहूँगा, ठीक है। डिग्री मेजर के लिए हमें 1 डिग्री का डेफिनेशन जानना ज़रूरी है। 1 डिग्री एंगल मैंने बनाया है, ये मैं कब कह सकता हूँ, ये मैं तब कह सकता हूँ जब मैंने इनिशियल साइड से एक रे को टर्मिनल साइड तक रोटेट किया और करने के बाद जब मैंने मेजर किया तो मैंने देखा कि मैंने एक रेवोल्यूशन का, मतलब 360 डिग्री का मैंने 1/360 पार्ट मैंने कवर अप किया है। तब मैं कहूँगा कि मैंने 1 डिग्री एंगल बनाया है, या फिर यू कैन से फॉर्म किया है, या फिर सबटेंड किया है, ठीक है। सो when we rotate the initial side to the terminal side such that the rotation is 1/360th of a revolution, then the angle formed is said to be 1 डिग्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिग्रीज। ओके, समझ में आया कि डिग्री मेजर का मतलब क्या है। डिग्री मेजर का मतलब होता है कि जब तुमने
इनिशियल साइड को फिर से समझाता हूँ। जब तुमने इनिशियल साइड को रोटेट किया, जब तुमने एक रे लिया, ठीक है, एक रे लिया और इसके इनिशियल साइड से जब तुमने इसको रोटेट किया और तुमने इसको इतना रोटेट किया कि जब तुमने देखा कि तुम्हारा जो रोटेशन है उसका वैल्यू एक रेवोल्यूशन का मतलब 360 डिग्री का 1/360 पार्ट है, ठीक है, तब तुम कहोगे कि तुमने कितना एंगल बनाया है, कितना डिग्री एंगल बनाया है, 1 डिग्री एंगल बनाया है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 डिग्री बन जाएगा। समझ में आया? हाँ जी, समझ में तो आ गया है। अगर ये समझ में आ गया है तो कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला केस भी मैं समझा देता हूँ क्या होता है कंप्लीट रेवोल्यूशन वाला केस। सपोज़ मैंने लिखा कि मैंने 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने इनिशियल साइड से अपना रोटेशन स्टार्ट किया और रोटेट करने के बाद मैं फिर से अपने इनिशियल साइड में ही फिर से आ गया, ठीक है। अब ये हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तब मैं कहूँगा कि मैंने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैंने इनिशियल साइड से शुरू किया था और जो टर्मिनल साइड बना था वो इनिशियल साइड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? जब मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ठीक है, तब मैं कह सकता हूँ कि जो टर्मिनल साइड है उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किया है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। सो आई कैन से दैट when we rotate the initial side such that the terminal side coincides with the initial side, रुको initial side after when we rotate the initial side in the clockwise or anti-clockwise direction, in the anti-clockwise या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। जगह नहीं होगा इसमें, रुको अब होगा डायरेक्शन, ओके। तो व्हेन वी रोटेट द इनिशियल साइड इन द एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट द टर्मिनल साइड कोइंसाइड्स विद द इनिशियल साइड, तो हमने इसको ऐसा रोटेट किया इनिशियल साइड को कि देखा गया कि जो टर्मिनल साइड है वो तो भाई कोइंसाइड हो गया अपने इनिशियल साइड के साथ। तब मैं कहूँगा देन वी कैन से दैट द टर्मिनल साइड has completed 1 revolution। तब मैं कह सकता हूँ कि जो टर्मिनल साइड है उसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर ली है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं समझाता हूँ, जैसे कि हमारा ये हो गया इनिशियल साइड, ठीक है, ये हो गया हमारा इनिशियल साइड। अब मैंने क्या किया, इनिशियल साइड से मैं रोटेट करना स्टार्ट करता हूँ। देखो ऐसे करते 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 अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ करते 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 देखो ये टर्मिनल साइड है। ये कौन सा साइड है? ये जो मैं मूव करवा रहा हूँ ये कौन सा साइड है? टर्मिनल साइड है। तो देखो टर्मिनल साइड मूव करते 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 वापस से देखो इनिशियल साइड में ये आकर कोइंसाइड हो गया। तब मैं कहूँगा कि मैंने कितना एंगल बनाया है, मैंने कंप्लीट रेवोल्यूशन मैंने किया है। मतलब मैंने नहीं, मतलब टर्मिनल साइड ने किया, ठीक है। तो इसको दिखाया जाता है कुछ ऐसे,
ठीक है, कुछ ऐसे इसको दिखाया जाता है, ऐसे करके एरो दिया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं 360 डिग्रीज़। ठीक है, 360 डिग्रीज़। ओके, इसको हम कॉम्प्लीट एंगल भी कहते हैं, है ना। इसको कहते हैं हम कॉम्प्लीट एंगल, मतलब जिस एंगल का वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होता है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीट एंगल। ओके, अच्छा, सो कॉम्प्लीट एंगल तो हो गया भाई। नाउ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इससे पहले मुझे भी याद आ गया है कि एंगल के और भी कुछ यूनिट्स हैं जो मैं आपको बताना भूल चुका हूँ। और भी कुछ स्मॉलर यूनिट्स हैं। ठीक है, अदर यूनिट्स ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल, जैसे कि डिग्री का। ठीक है, डिग्री के और भी स्मॉलर यूनिट्स हैं। क्या क्या है वो है मिनट एंड सेकेंड्स। ये है मिनट एंड सेकेंड्स। ठीक है, ये टाइम वाला मिनट या फिर सेकेंड्स नहीं है। ठीक है, इसको टाइम वाला मिनट और सेकेंड मत मानना। ठीक है, ये कुछ अलग ही लेवल के हैं। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, मतलब कुछ सिंबल विम्बल है क्या? हाँ जी है, ज़रूर है। मिनट के लिए एक यू कैन से एपोस्ट्रॉफी जैसा देख सकते हो आप, होगा। जिसकी अगर मैं लिखता हूँ 10 डैश तो इसका मतलब होगा 10 मिनट। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने दिया। और सेकंड्स के लिए दो बार डैश। अगर मैं लिखता हूँ 10 डैश मतलब होता है 10 सेकंड्स। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी, ये हो गया आपके अदर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एंगल, स्पेशली डिग्री का स्मॉलर यूनिट्स और भी है मिनट्स एंड सेकंड्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑन चेंजिंग और कन्वर्टिंग फ्रॉम रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन। ठीक है, अच्छा, सो ये थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा लाने की कोशिश करो। हमने देखा कि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, मतलब पाई रेडियन का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर मैं लिखता हूँ कि भाई 1 रेडियन का डिग्री कितना, 1 रेडियन कितना डिग्री होगा, तो यूनिटरी मेथड से बहुत आसान हो जाएगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, ये इतना डिग्री हो जाएगा। मतलब 1 रेडियन का जो वैल्यू है वो 180 बाई पाई डिग्री के बराबर है। ठीक है, हाँ, अगर इसको मैं उल्टा करता हूँ तो अब भी वो सेम ही है। ठीक है, तब भी वो सेम ही है। अच्छा, तो मैं अभी इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो अब मैंने लिखा है ऐसे कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? इसका आंसर होगा पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्रीज एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये दोनों बातें याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चंस में आपको मदद बहुत ज़्यादा करेंगे, तो इन्हें आपको याद रखना है। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसा होगा, क्यों होगा। देख, जैसे कि अच्छा, एक और बात मैं कह देता हूँ कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर है। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। सिमिलरली 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये दोनों बातें भी याद रखो, ये भी यूज़फुल होने वाले हैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। चलिए फिर एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ कि पाई बाई 10 रेडियन, इसको तुमको डिग्रीज में चेंज करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए एक शॉर्टकट टेक्निक है। ठीक है, शॉर्टकट में बता देता हूँ क्या करना है। अगर आपको रेडियन से अगर आपको डिग्रीज में चेंज करना है तो हमें बताया कि 1 रेडियन इक्वल्स टू दिस, तो इतना रेडियन कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई विथ 180 बाई पाई डिग्रीज। बस, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करो 180 बाई पाई को।
और अगर डिग्री से रेडियन में लेना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तब क्या करोगे? तब करना पड़ेगा इसका उल्टा, मतलब तब तुमको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाय 180 रेडियन के साथ, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर तुमको डिग्री से रेडियन में लेके जाना है तो पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू दिस, ठीक है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये टेक्निक भी याद रखो, ये भी यूज़फुल है जल्दी से करने के लिए। तो देखो रेडियन में है, डिग्री में लेना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो देखो बहुत आसान है, करके दिखाता हूँ। पाई बाय 10 इंटू 180 बाई पाई, इतना डिग्री हो जाएगा। पाई और पाई टाटा बाई बाई, और यहाँ से आ गया 18 डिग्रीज, ठीक है, यहाँ से आंसर आ गया 18 डिग्रीज। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन को लेता हूँ, मतलब तो डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ, सपोज़ मैंने लिया 32 बाई 4 डिग्रीज, सॉरी डिग्रीज नहीं, रेडियन। इसको तुमको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तब क्या करोगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे करोगे? ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी 8 रेडियन हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे करता हूँ, देखो 32 बाई 4 कितना होता है? 8, डायरेक्ट लिख देता हूँ 8 रेडियन। अब 8 के साथ 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है ये तो। 8 इंटू 180 बाई पाई इतना डिग्री, फिर ये ऊपर चला जाएगा 0, यहाँ पर फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 1440 बाई पाई, ठीक है, इतना डिग्री। आप चाहो तो पाई को तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तोड़ूँ तो कैसा होगा भाई? देखता हूँ कैलकुलेट करके कितना आता है। तो 1440 इंटू 7, नीचे 22 जाएगा, फिर क्या ये डिवाइड जाएगा 11 से? देखता हूँ, 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, वैसे 0 है लास्ट में, 11 से डिवाइड नहीं जाएगा, 2 से डिवाइड जाएगा, 720 हो जाएगा, ये नीचे 11 हो जाएगा, ठीक है। 720 इंटू 7 कर देता हूँ, तो 0 4 और ये 5040 बाई 11, 5040 बाई 11 डिग्री। अब क्या करना है? अब इसको आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। जैसे कि देखो, जैसे कि देखिए 5040 को डिवाइड किया मैंने 4 से, माइनस कर दिया 64, अब 5 से देना पड़ेगा भाई, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 90, फिर 8 से दे दो भाई डिवाइड करके, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा भाई? 458 होल 2/11 आ जाएगा। अब 2/11 को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो कैसे, अभी सिखा देता हूँ तो अच्छा होगा। देखो देखो देखो, देखते जाओ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट। हाँ चलो, तो इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा, ये तो डिग्री में है ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करना है, आपको इसको लिखना है 458 डिग्री प्लस 2/11, ये भी डिग्रीज में है ना। हाँ जी। अब मुझे पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो 2/11 डिग्री कितना होगा? इसे 60 को मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर से जगह नहीं हो रहा है। 458 डिग्री प्लस 2/11 इंटू 60, ये हो जाएगा आपका मिनट में। तो 458 डिग्री प्लस 120/11 इतना मिनट्स। अब इसको फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, तो मैं डिवाइड कर लेता हूँ जल्दी से। 120 को डिवाइड किया, 1 आएगा, 10 आएगा, तो 1 होल 10/11 आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा 458 डिग्री प्लस 1 होल 10/11, हाँ 1 होल 10/11 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें फिर से इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 458 डिग्री प्लस 1 मिनट प्लस 10/11 मिनट्स, ओके।
अब मिनट्स से सेकंड में लेने के लिए फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमें पता है 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। सो 458 डिग्री प्लस 1 मिनट प्लस 10 इंटू 60/11 इतना सेकेंड्स। सो 458 डिग्री प्लस 1 मिनट प्लस 600/11 सेकेंड्स। ओके, फिर से मिक्स्ड फ्रैक्शन करेंगे, जब तक कि सेकेंड्स तक नहीं आएगा तब तक हमें करते जाना भाई। 5 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 44 आ जाएगा, 54 होल 6/11। तो 458 डिग्री प्लस 1 मिनट प्लस 54 होल 6/11 सेकेंड्स। ठीक है, तो लिखोगे कैसे? तो 54 होल 6/11 मतलब क्या? यू कैन अप्रॉक्सीमेटली से इट इज़ 54 सेकेंड्स, तो मैं इसको 54 लिख सकता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ 458 डिग्री 1 मिनट और 54 सेकेंड्स। ठीक है, और बीच में प्लस साइन नहीं देना है, समझने के लिए लिया था। आंसर आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो जब भी डिग्री में लिखोगे तो डिग्री में छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते ही अभी क्वेश्चन करते हैं। सपोज़ मैंने लिखा 140 डिग्री, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है, तो कैसे करोगे? फार्मूला क्या है? फार्मूला है इसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है π/180, तो आपको रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 7π/9 रेडियन विल बी द आंसर। पाई को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख सकते हो। अगर मैं अभी नेगेटिव वैल्यूज़ लूँ, जैसे कि -45 डिग्रीज़, फिर आपका 15 मिनट्स, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, है ना? तब कैसे करोगे? बहुत आसान है। सबसे पहले मिनट्स को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो -45 डिग्री प्लस 15, ये मिनट में है तो इसको आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये डिग्री में आ सके, बिकॉज हमें पता है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 मिनट्स इक्वल्स टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट कितना होगा? 1/60 डिग्री, और 15 मिनट कितना होगा? 15/60 डिग्री। ठीक है, मतलब 1/4 हो जाएगा। सो इट विल बी -45 डिग्री प्लस 1/4, ये हो गया डिग्री। सो दोनों ही डिग्री इसमें आ गया है। ठीक है ना? अब क्या करना है? अब सिंपली इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद देखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 1/4। ओके, इतना डिग्रीज -179/4 डिग्री। अब रेडियन में चेंज करने के लिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा π/180 के साथ, इतना रेडियन आएगा। ठीक है, इतना रेडियन आने वाला है। तो डिवाइड तो जाता नहीं है, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 179 नेगेटिव में π/, ये करने के बाद आ जाएगा आपका 0, फिर यहाँ पर 720 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 720 आ जाएगा, इतना रेडियन हो जाएगा आपका आंसर। वेट, यहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, माइनस यहाँ पर 181 हो जाएगा, यहाँ भी 181 हो जाएगा नेगेटिव में। ओके, सो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमें करते रहना है प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि अगर मैं अभी क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा सा, जैसे कि मैंने लिया क्वेश्चन 5 डिग्रीज 35 मिनट्स और मैंने लिया 10 सेकेंड्स। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? पहले सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करो, फिर मिनट को डिग्री में, फिर डिग्री को रेडियन में। सो 5 डिग्रीज प्लस 35 मिनट्स प्लस, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, अब ये भी मिनट में बन गया। ठीक है ना? 1/6 हो जाएगा। फिर 5 डिग्री प्लस 35 प्लस 1/6, इतना मिनट। ओके,
फिर 5 डिग्री प्लस एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 210 प्लस 1/6 इतना मिनट्स। ओके, अच्छा अच्छा भाई, ठीक है। तो इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो 211 आएगा। 5 डिग्री प्लस 211/6 इतना मिनट्स। अब मिनट्स से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 60 से डिवाइड कर दो, इतना डिग्री बन जाएगा। तो 5 प्लस 211/360 इतना डिग्री, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, 8, 211/360। ओके, ठीक है भाई, इतना डिग्री बन गया है। अब इतना डिग्री अगर बन गया है तो हमें इसको प्लस कर लेना है सिंपली, 2011/360। अब रेडियन में चेंज करने के लिए π/180, ठीक है। बहुत ख़राब सा वैल्यू आने वाला है, ठीक है, ख़राब सा वैल्यू है ये बन गया रेडियन में, ठीक है। तो इसका वैल्यू कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, मतलब डिविजिबल नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2011 π/360 इंटू 180 इतना रेडियन लिख सकते हो। बिकॉज कैंसिल आउट तो जाना मतलब नहीं जाएगा कैंसिल आउट, इसलिए ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि रेडियन से डिग्रीज़ में और डिग्रीज से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है भाई। अच्छा, फिर अब देखो एक फार्मूला है, ठीक है, एक फार्मूला है थीटा रेडियन इक्वल्स टू आर्क लेंथ का रेशियो, आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो, ठीक है। अगर हमें ये पता लगाना है कि वो आर्क सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं वो थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका वैल्यू होगा कि आर्क का लेंथ और रेडियस का रेशियो। अब ये कैसे आया इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ऑल्दो मैंने एनसीईआरटी में चेक किया, इसका प्रूफ जो है एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट के तौर पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो वही हमें इसको समझना पड़ेगा कि प्रूफ कैसा होगा इसका। देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पर मैंने एक सेक्टर उठाया, ठीक है, मैंने एक सेक्टर उठाया, ये सेंटर है और ये सेक्टर हो गया, ये अपना रेडियस है, ये भी अपना रेडियस है और ये भी अपना रेडियस के बराबर का आर्क है, तो एंगल बनता है यहाँ पर 1 रेडियन, ये तो पता है आपको। सिमिलर केस में ये जो 1 बना है ये कैसे बना होगा, देखो 1 कैसे आ सकता है, 1 तभी आ सकता है जब तुम r के साथ r का रेशियो करो, तब जाके कैंसिल आउट होकर 1 आ सकता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रहा है, जो एंगल आ रहा है, ये होना हो आर्क का लेंथ और रेडियस के लेंथ का रेशियो के वजह से आ रहा है। ये कैसे पता चला हमें, जैसे कि मैं अगर सेम फिर से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मान लेता हूँ कि अभी ये जो वैल्यू है ये r नहीं 2r है, तब ये जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर के साथ वो बन जाता है 2 रेडियन। मतलब क्या कि यहाँ पर आर्क का जो लेंथ है 2r, उसके साथ रेडियस का जो लेंथ है उसका रेशियो हो रहा है, तभी जाके हमें 2 रेडियन मिल पा रहा है। इसका मतलब अगर मैं एक आर्क लेता हूँ जिसका लेंथ l होगा, तो एंगल कितना बनेगा, एंगल बनेगा l/r, जो थीटा होगा, ठीक है। मान लेता हूँ ये थीटा रेडियन है, तो इसका वैल्यू जो होगा, इसका थीटा रेडियन का वैल्यू आर्क का लेंथ और रेडियस का रेशियो के बराबर होगा। समझ में आया कैसे हुआ,
तो अगर मैं जैसे कि अगर मैं सपोज़ एक डायामीटर ही ले लेता हूँ सपोज़, ठीक है, यहाँ पर मेरा एक डायामीटर है, ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर सेंटर लिया है, ये रेडियस, ठीक है, और सपोज़ ये तो डायामीटर है तो ये पाई आर होगा इसका वैल्यू। तो हमने देखा था कि जो एंगल आता है वो कितना आता है, पाई रेडियन आता है। मतलब जो रेडियस है वो गायब हो जाता है, बल्कि पाई यहाँ पर आ जाता है। मतलब यहाँ पर हो ना हो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि पाई आर के साथ आर का रेशियो होकर फिर हमें पाई रेडियन मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब आर्क का जो लेंथ है, आर्क के लेंथ के साथ रेडियस का लेंथ का रेशियो होने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वही बन रहा है हमारे एंगल का वैल्यू, मतलब थीटा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया है कि जो एंगल बनेगा ये आर्क के लेंथ के साथ रेडियस का रेशियो के बराबर जो लेंथ आएगा वही उसका भी वैल्यू होने वाला है। तो थीटा का वैल्यू भी यही होगा। तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिल गया है कि कितना एंगल सबटेंड करेगा एक आर्क सेंटर के साथ। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, आर्क के लेंथ और रेडियस के रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर आगे बढ़ते हैं कुछ वैल्यूज़। अभी आपको मैं एक टेबल देता हूँ जो आपको याद रखना है बखूबी। ओके, छोटा सा टेबल बनाऊँगा, वैसे भी ऐसा कुछ टेबल होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए, बस हो गया। अच्छा, तो आपको कुछ डिग्रीज़ के साथ साथ कुछ रेडियंस के वैल्यूज़ भी याद रखने हैं, ठीक है। मैं देता हूँ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 120, 180, ठीक है, वो सब भी आएगा, 180, 270, ठीक है। उनके वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं, ठीक है, रेडियन के फॉर्म में। डिग्री में तो आपको याद होगा ही, तो पहले लिख देता हूँ डिग्रीज और यहाँ पर रेडियंस में। तो सबसे पहले 30 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय कितना बताओ, 6। अब बोलोगे भाई पाई का वैल्यू तो 22/7 है, नहीं, यहाँ पर ये जो पाई है ये यहाँ पर रेडियन मीन कर रहा है, ना कि आपका पी आई, ठीक है। यहाँ पर ये रेडियन मीन कर रहा है। अगर आपको दिखेगा ये भी पाई, ठीक है, तो समझ जाओ कि ये रेडियन है। अनटिल एंड अनलेस अगर लिखा है कि यूज़ पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है, तब तक समझ जाओ कि जो पाई है ना वो रेडियन है, ठीक है। हो सकता है इसके ऊपर सी ना हो, ठीक है, पाई रेडियन ऐसा लिखा ना हो, लेकिन अगर पाई लिखा है समझ जाओ कि ये रेडियन को ही मीन कर रहा है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है लेकिन समझना पड़ेगा। तो हमें तो पता है कि भाई पाई का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, ठीक है ना। पाई रेडियन का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पर हमने पढ़ा था, कहाँ गया, हाँ ये रहा कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं 180 से 6 को डिवाइड करूँगा तो मुझे 30 डिग्री मिल जाएगा, सिंपल। फिर 45 डिग्री को कैसे लिखेंगे भाई, 45 डिग्री को हम लिखेंगे पाई बाय 4। अगर मैं 180 से 4 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे 45 डिग्री मिल जाएगा। फिर 60 डिग्री की बात करें तो बहुत आसान है, पाई बाय 3 होता है, 180 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री। फिर 90 का तो बहुत आसान है, 90 मतलब क्या, पाई बाई 2, 180 का 2, 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या, 90 डिग्री। फिर आ जाता है आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री में आपको पाई जो है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर आ जाता है 270 डिग्री। 270 में क्या होगा, 270 कैसे लाओगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें साथ 3 पाई बाई 2 लिख देता हूँ। तो पाई का वैल्यू 180, सो 3 इंटू 180 बाई 2, 90 इंटू 3, 270, ठीक है ना, 270 हो गया। फिर 270 के बाद 360 डिग्री कैसे लिखेंगे, तो अगर 180 पाई है तो 360 से डबल है, मतलब डबल पाई, मतलब 2 पाई, ठीक है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। और भी एंगल बन सकते हैं, लेकिन इतना तक ही आपको याद रखना है। कुछ वैल्यूज़ आपको एकदम भाई बाय हार्ट होने चाहिए। मतलब जब भी पूछे कोई आपको, फटाक से आपका आंसर मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है। बिकॉज
ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है, इसलिए लिख के मैंने दिया। ये इंपॉर्टेंट एंगल्स है। जब भी आपको बोले कि 30 डिग्री तो आपको बोलना है π/6, जब भी बोले 60 मतलब π/3, जब भी बोले 180 मतलब पाई, जब भी बोले 270 मतलब 3π/2। ओके, ऐसा कुछ आपको याद रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sin π/4, तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। sin π/4 का वैल्यू कितना है? तुम बोलोगे भाई sin π/4 का वैल्यू तो हमने नहीं पढ़ा। नहीं, तुमने पढ़ा है। तुमको क्या करना है, ये तो रेडियन के फॉर्म में है, इसको तुमको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि π/4 = 45 डिग्री, और हमें पता है कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1/√2। ठीक है, तो ऐसे करके आपने आपको एडअप कर लो अभी से रेडियन के फॉर्म में भी। आपको जब पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये पूछ रहा है। अगर मैं लिखूँ sin π/3, तो आंसर कितना आना चाहिए? आंसर आना चाहिए कि sin 60 डिग्री मतलब क्या? √3/2। ठीक है, π/3 मतलब 60 डिग्री, sin 60 मतलब √3/2। अगर मैं लिखूँ 10 π/6 मतलब कितना? 30 डिग्री, 10 मतलब 1/√3। समझ में आया? तो रेडियन के साथ भी अपना थोड़ा सा यू कैन से बॉन्ड बना लो अभी से। ठीक है, डिग्रीज के साथ बना चुके हो, अब रेडियन के साथ बनाना बाकी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखूँ कि cos π/2 का वैल्यू कितना होगा? cos π/2 मतलब क्या? cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 हो जाएगा आंसर। वही अगर मैं लिखूँ sin π/2, तो इसका वैल्यू कितना होगा? sin 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। ठीक है ना? तो ऐसे आपको याद रखने हैं कुछ वैल्यूज़, जैसे कि मैं अभी टेबल में आपको बना ही दिया है। ठीक है, ये आपके बुक में भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में आई गेस है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, RS अग्रवाल में भी है, तो मैंने वहीं से इसको लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक काम करता हूँ, कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ आप लोगों को करने के लिए। जैसे कि अगर मैं होमवर्क देता हूँ, जैसे कि 37 डिग्री 15 मिनट्स, इसको आपको रेडियन में चेंज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, -240 डिग्री देन 37 मिनट्स, इसको रेडियन में चेंज करो। फिर π/4 रेडियन को डिग्रीज में चेंज करो, बहुत आसान सा दिया है। ठीक है, फिर आपको चेंज करना है 2π/7 रेडियन को इनटू डिग्रीज। फिर लास्ट क्वेश्चन -107π/2 25 दे देता हूँ, 25 रेडियन को चेंज करना है आपको डिग्रीज में। ठीक है, अगर डिग्रीज में मिनट्स में आएगा, सेकंड्स में आए तो कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, इसको आपको करके कमेंट्स में बताना है कि आंसर क्या होगा। मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था तो ज़्यादा लंबा लेक्चर रखूँगा नहीं, 1 घंटे का ही रखूँगा। ठीक है, आगे के लेक्चर्स और बड़े हो सकते हैं, 2 घंटे के भी हो सकते हैं, लेकिन 2 घंटा ही मैक्सिमम होगा। 2 घंटे से ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मतलब नहीं लेक्चर आएगा। ठीक है, 2 घंटे मैक्सिमम होगा, नहीं तो भाई आप बोर हो जाओगे, है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बोरिंग ना लगे, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी लगे, और ऐसा इंटरेस्ट हो कि भाई टाइम बीतते मतलब जाएंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि यार टाइम बीत गया है ना। तो इसीलिए आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।